हेलो, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एम गुरुकुल प्रलम्बांकित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने पठन पाठन की प्रक्रिया को बहुत ही आराम से, बहुत ही सहजता के साथ आप सभी कर रहे होंगे। साथियों, वक्त हो चुका है अपने आज के टॉप 10 यूपी जीके के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने का। तो आइए विलंब न करते हुए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें। और आज का शानदार सा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। पहला आपका कह रहा आम, दूसरा कह रहा कटहल, तीसरा विकल्प आपका कह रहा अशोक, या चौथा कह रहा आपका बरगद। तो अपना जो उत्तर प्रदेश है, जो इसका राजकीय वृक्ष है, वह क्या है, यह आपको बताना है। अगर हम लोग बरगद की बात करते हैं, किसकी, बरगद की बात करते हैं, तो अपने भारतवर्ष का जो राष्ट्रीय वृक्ष है, क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष जो है वह हो जाता है बरगद। और अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष हो जाता है वह हो जाता है आपका अशोक। क्या हो जाता है? अशोक हो जाता है। यानी आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित अन्य जानकारी की चर्चा किया जाए तो इसका राजकीय वृक्ष जो हो जाता है वह अशोक हो जाता है। राजकीय पुष्प की बात करें तो वह पलाश हो जाता है। राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस अथवा क्रौंच हो जाता है। राजकीय पशु की बात करें तो बारह सिंघा या स्टोनोपिडियर हो जाता है। अगर बात किया जाए राष्ट्रीय राजकीय जलीय जीव की तो जो है गंगा डॉल्फिन हो जाती है। ठीक है, चलते हम लोग आगे अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। और आज का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा उत्तर प्रदेश में लोकसभा में एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? पहला कह रहा 80, दूसरा कह रहा 31, तीसरा कह रहा 17, या चौथा विकल्प आपका कह रहा है 0। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जब हम लोकसभा की संरचना को देखते हैं तो इसमें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व रखी गई हैं, यह आपको बताना है। तो अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सीटों की, तो आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो हमको विधानसभा की सीट देखने को मिलती है वो 403 मिलती है। कितनी? 403 सीट देखने को मिलती है विधानसभा की। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की आपकी 80 सीटें देखने को मिलती है। कितनी? 80 सीट देखने को मिलती है। राज्यसभा की आपकी 31 सीट देखने को मिलती है। और विधान परिषद की आपकी 100 सीट आपके उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग ओवरऑल बात करें कि लोकसभा के संदर्भ में, तो अपना जो उत्तर प्रदेश है ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लोकसभा की सर्वाधिक सीट देखने को मिलती है। इसी वजह से कहा जाता है कि जो लोकसभा में की जो जीत या हार होती है वह आपके उत्तर प्रदेश के परिणाम पर पूरी तरीके से डिपेंड करती है। ठीक है, देखिए आपकी लोकसभा में कितनी सीटें हैं? लोकसभा में आपकी 80 सीट है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। अब इसी 80 सीट में से बंटवारा हुआ अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं, यह आपको बताना है। तो देखो भैया, अगर हम लोग सही जवाब की बात करें, किसकी, हम लोग सही जवाब की बात करें, तो जो आपका एससी वर्ग है, कौन से वर्ग है? एससी वर्ग है, यानी अनुसूचित जाति है। अनुसूचित जाति के लिए आपकी 17 सीटें रिजर्व की गई हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा के अंतर्गत। जबकि जबकि अगर हम लोग अनुसूचित जनजाति की बात करें यानी एसटी वर्ग की बात करें तो इसके लिए कोई भी सीटें रिजर्व नहीं रखी गई हैं। यानी कि यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा चौथा विकल्प, आपकी 0 सीट इसके लिए अलाट की गई हैं। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री कौन बने? पहला कह रहा अखिलेश यादव, दूसरा कह रहा योगी आदित्यनाथ जी, तीसरा कह रहा मायावती, या चौथा कह रहा मुलायम सिंह यादव। तो भैया जो अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लोग हैं, इनमें से एक ऐसे शख्सियत हैं जो सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का जिन्हें गौरव प्राप्त हुआ, तो उनका आपको नाम बताना है। और उनके अगर हम लोग नाम की बात करें, अगर हम लोग उनके नाम की बात करें तो वह हो जाते हैं कौन? वह हो जाते हैं अखिलेश यादव जी। कौन हो जाते हैं? अखिलेश यादव जी हो जाते हैं। अब तक जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं उनमें सब में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने का जो गौरव प्राप्त हुआ वह अखिलेश यादव जी को प्राप्त होता है। चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और चौथा कह रहा है आपका कि 84 गुम्बद स्मारक प्रदेश में कहाँ स्थित है? पहला विकल्प कह रहा कालपी, दूसरा कह रहा बिठूर, तीसरा कह रहा आगरा, या चौथा कह रहा फतेहपुर। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो जब हम बात करते हैं 84 गुम्बद स्मारक की,
तो यह आपका उत्तर प्रदेश के कालपी के अंतर्गत स्थित है। कहाँ पर स्थित हो जाता है? यह आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कालपी में स्थित हो जाता है। कालपी के अंतर्गत ये देखने को आपका मिलता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? पहला कह रहा है लखनऊ, दूसरा कह रहा है कानपुर, तीसरा कह रहा है प्रयागराज, या चौथा कह रहा है गाजियाबाद। अगर आप लोगों की क्रिकेट में थोड़ी सी भी रुचि होगी, दिलचस्पी होगी, तो इसे तो आप लोग जो है पलक झपकते ही बता देंगे। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। और अगर इसके हम लोग सही जवाब की बात करें तो यह हो जाएगा आपका कहाँ पर भैया? कानपुर। कहाँ पर? कानपुर में स्थित हो जाता है। कानपुर नगर के अंतर्गत आपको ग्रीन पार्क स्टेडियम देखने को मिलता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या कह रहा है? नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ स्थित है? पहला कह रहा है लखनऊ, दूसरा विकल्प कह रहा है सीतापुर, तीसरा कह रहा प्रयागराज, या चौथा कह रहा आपका अयोध्या। तो नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ पर स्थित है यह आपको बताना है। और इसी नैमिषारण्य तीर्थ के बारे में यह कहा जाता है कि महर्षि दधीचि ने अपनी जो अस्थि दान किया था वह जो है अपन नैमिषारण्य तीर्थ के अंतर्गत ही किया था। और इसी को 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के नाम से भी जानते हैं, नैमिषारण्य को, है ना। अब नैमिषारण्य आपका कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कहाँ पर? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सीतापुर। कहाँ पर? सीतापुर में हो जाएगा। आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही जवाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। नैमिषारण्य आपका सीतापुर के अंतर्गत देखने को मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा कजली महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? कजली महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? पहला कह रहा मिर्ज़ापुर, दूसरा कह रहा महोबा, तीसरा विकल्प कह रहा कानपुर, या चौथा कह रहा लखनऊ। तो कजली महोत्सव आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? थोड़ा नाम ध्यान रखिएगा। एक होता है आपका कजरी और एक होता है आपका कजली, है ना। कजरी क्या होता है? कजरी आपका जो है बारिश के समय में यानी सावन के समय क्या होता है, महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला एक गीत होता है, वो कजरी होता है। और अगर हम लोग कजली की बात करें तो कजली का संदर्भ दूसरा हो जाता है। और कजरी जो आपका होता है, कजरी आपका हो जाता है मिर्ज़ापुर से संबंधित। अगर हम लोग कजली की बात करें तो कजली आपका हो जाता है महोबा से संबंधित। कहाँ से? महोबा संबंधित हो जाता है। यानी आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही जवाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा छोटी फिल्म सिटी की उपमा दी जाती है। पहला कह रहा लखनऊ, दूसरा कह रहा नोएडा, तीसरा कह रहा प्रयागराज, या चौथा कह रहा बनारस। तो छोटी फिल्म सिटी की उपमा किसे दी जाती है? देखिए, जो आपकी बड़े स्तर की फिल्म बनती हैं तो एक आपका मुंबई से हो जाता है जिसको जो है फिल्म नगरी की उपमा दी जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत छोटी फिल्म सिटी की उपमा किसे दी जाती है आपको बताना है। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो शूटिंग और इसका जो निर्माण किया जाता है वह अधिकतर फिल्मों का इसी स्थान पर किया जाता है। और वह सही जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? नोएडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोएडा हो जाएगा। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। क्या हो जाएगा? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में आपकी जो है छोटी फिल्म की उपमा दी जाती है ना। यहीं से एक बात और याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा माना जाता है कि जो पूरे भारत की पहली बोलती फिल्म बनी जिसमें आवाज़ भी आती थी, आलम आरा, जो आपकी लगभग 1930-31 के पीरियड में बनी, उसके निर्देशक बीपी मिश्रा थे। और उनका अगर हम लोग स्थान की बात करें, उनके जन्म स्थान की बात करें, उनके संबंधित ज़िले की बात करें तो वह आपका देवरिया देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा कानपुर व हाथरसी शैली का संबंध किससे है? पहला कह रहा आल्हा से, दूसरा कह रहा बिरहा से, तीसरा कह रहा नौटंकी से, या चौथा कह रहा कत्थक से। तो कानपुर और हाथरसी शैली का संबंध किससे है यह आपको बताना है। तो देखो भैया, जब हम लोग कानपुर और हाथरसी शैली का संबंध देखते हैं तो यह हो जाता है आपके कहाँ से? नौटंकी से। यानी आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके कानपुर और हाथरसी शैली का संबंध हो जाता है नौटंकी से। और इसमें भी जो आपकी हाथरसी शैली है इसे माना जाता है कि आध्यात्मिक घटनाओं को लेकर के है, अध्यात्म का स्वरूप दर्शाती है। और वहीं जो आपकी कानपुर की शैली है, कानपुरी शैली है नौटंकी की, यह पूर्णतः मनोरंजन पर आधारित होती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है?
संगीत का बाइबल किसे कहते हैं? पहला करा सामवेद, दूसरा करा रामायण, तीसरा करा है नाट्यशास्त्र, चौथा करा गीता। तो संगीत का बाइबल किसे कहा जाता है? तो देखो भैया, अगर इसके सही जवाब की बात करें तो संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। किसको? सामवेद को। अगर आप लोगों के मन में सामवेद है तो वह गलत जवाब आ रहा है। अगर संगीत के जनक की बात करें तो वह हो जाता है सामवेद। और संगीत के अगर हम लोग बाइबल की बात करें तो बाइबल के रूप में देखने को मिलता है कि आपका नाट्यशास्त्र। क्या? नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र की रचना की जाती है भरत मुनि के द्वारा। किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा नाट्यशास्त्र की रचना की जाती है। और इसे ही क्या कहते हैं? नाट्यशास्त्र को संगीत के बाइबल की उपमा के नाम उपमा दी जाती है। इस तरह से आज हम लोग अपने यूपी जीके के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने का प्रयास किए हैं। स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण हो सकता हो कि आवाज़ में कुछ दिक्कत हो, समझ में आ जाएगा पूरा वीडियो आप सभी को। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।